हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बताएंगे दोस्तों, अब ये आवाज कहीं और से नहीं, नेपाल से भी आ रही है। आपको बताएंगे किसने ये सबसे बड़ी बात कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां ग्रीस फ्रांस में गरजा राफेल लड़ाकू विमान पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है गूंज। बताएंगे कैसे पाकिस्तान की हुई सिट्टी पिट्टी गुम। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों की जिंदगी पर आज सबसे बड़ा फैसला होना है। फांसी की सजा की आशंका भी जताई जा रही है, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। साथ ही कर्नाटक इलेक्शन का सबसे बड़ा सर्वे और फ्री राशन लेने वालों के लिए सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। अब मिलेगा मात्र इतना चावल। तो सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में सबसे बड़ी और बेहतर सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने मथुरा में आखिर क्यों कही ये बात, कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बता दें कि सोमवार को नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मथुरा के दौरे पर आए। यहाँ उन्होंने श्री आदि शंकराचार्य आश्रम में समय बिताया। उन्होंने गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज का आशीर्वाद लिया। उनसे काफी समय तक संवाद भी किया। देश के कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बता दें मथुरा में उन्होंने गोवर्धन के मुख्य मंदिरों के दर्शन किए, भगवान गिरिराज जी का आशीर्वाद लिया। प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं पशुपतिनाथ विकास कोष के प्रमुख सदस्य संगीता शास्त्री अर्जुन प्रसाद वास्तोला ने शंकराचार्य को श्री पशुपतिनाथ के चंदन से तिलक लगाकर रुद्राक्ष माला पहनाई और फलों की टोकरी भेंट की। शंकराचार्य को नेपाल आने के लिए अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने शंकराचार्य से भारत नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा की। पराजली ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से पूरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेपाल सैद्धांतिक रूप से पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। यदि भारत भी हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे दुनिया में फैले करीब 178 करोड़ हिंदुओं को गौरव की अनुभूति होगी। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और दुनिया में सकारात्मक संदेश जाएगा। वास्तोला ने कहा कि आज से 2530 वर्ष पहले श्री आद्य शंकराचार्य ने वैदिक सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की थी। दुनिया में ईसाई, मुसलमान, बौद्ध और यहूदियों के देश हैं। ऐसे में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। अब ऐसे में नेपाल से ये आवाज निकलकर भारत में आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा उनका बयान है। बहरहाल भारत की जनता का इस पर क्या विचार है दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पर बात करते हैं अगली खबर की, जहां ग्रीस में गरज रहे भारत के सुखोई फाइटर जेट पाकिस्तान तक सुनाई दे रही इसकी गूंज। बता दें भारतीय वायुसेना ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इस एक्सरसाइज का नाम इनियोचोस 23 है, जो ग्रीस की एयरफोर्स की ओर से आयोजित की गई है। वायुसेना के एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई है। इसमें दिखाई दे रहा है कि हवाई जहाजों ने राजधानी एथेंस के आसमान में एक फॉर्मेशन बनाया और इस दौरान नीचे स्मारक भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज 24 अप्रैल से 4 मई तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में आयोजित किया गया है। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही देशों के दुश्मन आपस में दोस्त हैं। ग्रीस का तुर्की के साथ तनाव रहता है, तो वहीं भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद है। बता दें कि भारत और ग्रीस के पास लगभग एक ही तरह के फाइटर जेट हैं। ग्रीस के पास भारत की तरह राफेल और मिराज फाइटर जेट है। इसके अलावा उसके पास F-16 फाइटर जेट भी है। बहरहाल इतना ही नहीं, आपको बता दें कि फ्रांस में भी हमारी भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है, जहां पर राफेल अपना दमखम दिखा रहा है। जी हां, फ्रांस में चल रहे एक्सोरियन में IAF के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार भारत के बाहर एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ऐसे में अपने भारतीय वायुसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट ऑफ लक कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लेकिन जिस प्रकार से ग्रीस वाले युद्धाभ्यास का गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रहा है, उससे पाकिस्तान की आत्मा तो किलस ही रही होगी। बहरहाल बहुत बड़ा मैसेज भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को दे दिया है, वो भी उस बीच दिया है जब पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से कहा था कि भारत में घुसकर मारने की गीदड़ भभकी दी थी। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना ने दिखा दिया अपना दमखम और फिर एक बार बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया। ऐसे में चलते एक और खबर की तरफ, जहां कतर में इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की जिंदगी पर आज होगा फैसला। फांसी की सजा की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें क्या है पूरी खबर। दरअसल
कतर में गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की जिंदगी पर आज यानी बुधवार को अहम फैसला होने वाला है। ये 8 भारतीय नागरिक नौसेना का पूर्व अधिकारी हैं जो कतर के जाहिरा अल आलमी नाम की सुरक्षा कंपनी में काम कर रहे थे और कतर मीडिया ने कहा है कि हाल ही में इन भारतीय नागरिकों को उनके परिजनों से मिलने की इजाजत दी गई थी। इन नागरिकों को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और कतर की मीडिया ने कहा है कि 3 मई को कतर की अदालत में इनके खिलाफ सुनवाई होने वाली है। कतर की मीडिया ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ जासूसी के आरोप लगाए गए हैं जिसके लिए कतर में मृत्यु दंड का प्रावधान है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 भारतीयों को कतर में अकेले रखा गया और 3 मई को इनके खिलाफ कतर की एक अदालत में आज सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आप सभी के मन में ये बात जरूर होगी कि भारत सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है और क्या कहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस मामले को काफी संवेदनशील माना है और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि हम कतरी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोहा में हमारा दूतावास परिवारों के संपर्क में बना हुआ है। अगली सुनवाई मई की शुरुआत में है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस सुनवाई के संबंध में क्या किया जा सकता है। बता दें कि बीबीसी की एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि अगर इन लोगों के खिलाफ कतर में जासूसी के आरोप तय किए जाते हैं तो फिर इन कर्मचारियों को फांसी की सजा तक दी जा सकती है। बीबीसी के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी यही दावा कर रहा है कि भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को फांसी की सजा दी जा सकती है। बहरहाल आज सुनवाई क्या निकल कर आती है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की मोदी सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि किसी भी कीमत पर इनको भारत वापस लाया जाए। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा ये सेंसिटिव मामला और ऐसे में हर भारतीय को धैर्य बनाकर रखना ही होगा। देखते हैं क्या फैसला आता है। बहरहाल आप लोग इन भारतीय नौसेनाओं के अच्छे के लिए, भले के लिए आप लोग विनती जरूर करिएगा ताकि सही सलामत भारत वापस आ सके। और आप ये मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है तो ये बात जरूर लिखिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने दी ईद की पार्टी, मुस्लिम मेयर को एंट्री देने से कर दिया मना। बताते अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ईद की पार्टी दी थी। सैकड़ों लोग पार्टी में पहुंचे भी थे। जो बाइडेन ने उन्हें संबोधित भी किया। हैरान करने वाली बात दोस्तों यह है कि इस सेलिब्रेशन से एक मुस्लिम मेयर को दूर रखा गया। मोहम्मद रूवेल्ला नाम के मेयर बताते हैं कि वो सेलिब्रेशन के लिए व्हाइट हाउस गए लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को ईद की पार्टी दी थी, जिसके बाद समूह ने जो बाइडेन प्रशासन से जानकारी मांगी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि मुस्लिम मेयर पर आतंकवादी होने का शक था। इस शक की वजह से कथित फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI रिपोर्ट बनी। FBI आतंकवादी स्क्रीनिंग डेटा सेट जारी करती है। इसमें शक के दायरे में लोगों की जानकारियां होती हैं जिससे सीक्रेट सर्विस के साथ साझा किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में सैकड़ों हजारों लोगों की सभी जानकारियां शामिल हैं। इसी लिस्ट में एक नाम मुस्लिम मेयर खैरुल्ला का नाम भी शामिल है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के लिए आई एक बहुत बुरी खबर। रुपए का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब, श्रीलंका भी निकल गया पाकिस्तान से आगे। जी हाँ, पाकिस्तान की मुद्रा स्फीति श्रीलंका से आगे निकल चुकी है जो एशिया में अब तक की सबसे ज्यादा है। इस साल पाकिस्तानी रुपए में डॉलर के मुकाबले 20% की गिरावट देखने को अचानक मिली। इस कारण पाकिस्तान में खाने पीने और ऊर्जा महंगी हो गई है। मंगलवार को ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में अप्रैल में उपभोक्ता कीमतों में 36.4% की बढ़ोतरी हुई है जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि परिवहन की कीमतों में 56.8% की बढ़ोतरी हुई है। ये खबर आते ही दबाव में आ गए शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ को अब नजर नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि यही हाल रहा तो पाकिस्तान की जो स्थिति होगी वो एक इतिहास बनकर रह जाएगी कि कभी कोई पाकिस्तान नाम का भी देश था। साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दे पाकिस्तान के लिए चारों ओर से बड़ी आफत IMF भी नहीं दे रहा पाकिस्तान को लोन, उससे नहीं बन रही बात। तो उधर सऊदी अरबिया और UAE की मदद नहीं आई काम। बता दें गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान हर रोज IMF की तरह आशा की नजरों से देख रहा है, मगर अपने नियमों को लेकर सख्त IMF लोन इश्यू करने में वक्त लगा रहा है और आनाकानी कर रहा है। और करे भी क्यों ना, राहत कोष में मिलने में रही देरी से पाकिस्तान बौखला चुका है। वहाँ हर रोज आम जिंदगी की माली हालत खराब हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से आर्थिक राहत मिलने की संभावना हर बीतते दिन के साथ कम होती जा रही है। तो दूसरी ओर सऊदी अरबिया और UAE की मदद भी काम नहीं आ रहा पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और लोन देने पर कंडीशन लगा दी है UAE और सऊदी अरबिया ने, जिसके बाद
पाकिस्तान अब वहां से भी लोन नहीं ले पा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान जैसी हालत भारत की बनाना चाह रहा था अपने मंसूबों से, आतंकवादी बढ़ोतरी से, आज वही हालत पाकिस्तान की हो चुकी है, वैसी सेम टू सेम, और कोई उसका नजदीकी भी काम नहीं आ रहा। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जैसे को तैसा वाकई में ये सच्चाई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां न्यूजीलैंड के नेताओं ने कहा कि पश्चिमी मीडिया भारत में अल्पसंख्यक उत्पीड़न का कर रहे हैं झूठा प्रचार। जी हां, न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं ने इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन के न्यूजीलैंड चैप्टर के लॉन्च समारोह में भाग लेते हुए भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में पश्चिमी मीडिया के झूठे प्रचार को त्याग दिया। आईएमएफ ने ऑकलैंड में महात्मा गांधी में केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान न्यूजीलैंड में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अध्याय लॉन्च किया, जिसमें देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की भारी संख्या में भारी प्रतिक्रिया देखी गई है। इस अध्याय के शुभारंभ का उद्देश्य देश में रहने वाले भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों को उनके मुद्दों को संबोधित करने और उनके और भारत सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। ये विकास आईएमएफ द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अध्याय शुरू करने से कुछ दिनों बाद आया। इस कार्यक्रम में सभी अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी देखी गई। उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में प्रचारित किए जा रहे झूठे आख्यान की भी निंदा की और इस तथ्य को मान्य किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बहुत सुरक्षित है। बहरहाल न्यूजीलैंड के नेताओं ने जिस प्रकार से ये बयान जारी किया है दोस्तों, पश्चिमी देशों के मीडिया पर ये बहुत बड़ा और करारा चांटा है, जो लगातार भारत पर यह एलिगेशन लगाते रहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है, वो लोग वहाँ सिक्योर नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने पीएम मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित बताया है। ऐसे में ये बहुत बड़ा जवाब है उन पश्चिमी मीडियाओं के लिए जिन्होंने भारत के लिए जहर घोलने का काम किया। बहरहाल एक और खबर की बात करते हैं, जहां यूक्रेन को आई अकल ठिकाने, मां काली को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर 2 दिनों बाद झापरोवा ने मांगी माफी। बता दें 2 दिन पहले यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूक्रेन की युद्ध की तबाही को मां काली से जोड़ते हुए बेहद आपत्तिजनक और नाकाबिल बर्दाश्त फोटो ट्वीट किया था, जिसके बाद भारतीय लोगों का गुस्सा यूक्रेन के खिलाफ फूट पड़ा। ट्वीट को तो करीब 24 घंटे के बाद ही हटा लिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद इस बात को बीत जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की अकल ठिकाने आ गई है और अब जाकर यूक्रेन की एक मंत्री ने माफी मांगी है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा ने मंगलवार को देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा मां काली की एक तस्वीर ट्वीट किए जाने को लेकर 2 दिनों के बाद माफी मांगी है। यूक्रेनी मंत्री ने उस वक्त माफी मांगी है जब आपत्तिजनक फोटो को लेकर भारतीयों ने जमकर यूक्रेन को फटकार लगाई और भारत सरकार से यूक्रेन को दी जाने वाली मानवीय सहायता रोकने की मांग की थी। बहरहाल ये झापरोवा वही मंत्री है जो कुछ दिनों पहले भारत भी आई थी। बहरहाल ऐसे में क्या माफ कर दिया जाना चाहिए दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करते हैं, जहां भारत और चीन मतलब आधी दुनिया। जी हां, वैश्विक विकास पर आईएमएफ की नई रिपोर्ट के आखिर क्या है मायने बता दें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपने हालिया रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि दर के अनुमान को 3.8% से बढ़ाकर 4.6% कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीन और भारत का योगदान है। आईएमएफ द्वारा जताया गया यह अनुमान तब सामने आया जब पश्चिमी देशों की बड़ी अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मंडरा रहा। मंगलवार को जारी अपने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट में वॉशिंगटन स्थित आईएमएफ ने कहा है कि यह क्षेत्र वैश्विक विकास में लगभग 70% का योगदान देगा। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां मॉस्को के बाद तेहरान, फारस की खाड़ी में बीजिंग की बढ़ती घुसपैठ के बीच ईरान ने भारत को दे दिया है अब ये प्रस्ताव। बता दे दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ईरान और भारत को अपने ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को देखते हुए पूरे यूरेशिया में व्यापार और कनेक्टिविटी पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हालांकि उनके आर्थिक संबंध भू राजनीतिक विकास से प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से भारत के साथ तेल व्यापार लगभग बंद हो गया है। बहरहाल दोनों देश अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एबीपी लाइव को पता चला कि ईरान ने सोमवार को जोर देकर कहा कि भारत तेहरान के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार फिर से शुरू करना चाहता है। जैसा कि कच्चे तेल की खरीद के मामले में नई दिल्ली मॉस्को के साथ आगे बढ़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रमुख ईरानी अधिकारियों के बीच तेहरान में उनकी अचानक यात्रा के दौरान व्यापक बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई। जब चीन, ईरान और सऊदी अरबिया के बीच शांति समझौते के बाद फारस की खाड़ी में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां जेद्दा से वतन पहुंचे 251
31 और भारतीय करीब 3000 लोगों की वापसी। अमेरिका ने भी अपनों को निकाला बाहर। जी हां, युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक करीब 3000 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ऑपरेशन कावेरी नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। मंगलवार को जेद्दा से 10वीं फ्लाइट गुजरात के अहमदाबाद में लैंड कर चुकी है। इस विमान में 231 भारतीय सवार थे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी लगातार इस मुद्दे पर अपने नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में थैंक यू जयशंकर जी, आप लोग कहना मत भूलिएगा दोस्तों उनके इस अदम्य प्रयास के लिए। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां जापान ने चीनी ड्रोन को खदेड़ा, ताइवान के पास भरी थी इसने उड़ान। जी हां, चीन जापान के बीच विवाद बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। चीन जापान के खिलाफ आक्रामक रहा है। पिछले कुछ महीनों में विवाद और भी ज्यादा गहरा गया है। चीन जापान में फाइटर जेट के जरिए घुसपैठ करता रहा है। अब जापान आइसलैंड के पास एक चीनी ड्रोन स्पॉट किया गया है। योनागुनी और ताइवान के बीच इस संदिग्ध ड्रोन को देखा गया है। जापान के एयरफोर्स ने हालांकि ड्रोन को चेज किया, यानी उसका पीछा किया। जापान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को चीनी ड्रोन को देखा गया। मंत्रालय के मुताबिक चीनी ड्रोन ने बाशी चैनल की ओर से उड़ान भरी थी, जो ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका जैसे देश पर मंडराया डिफॉल्ट होने का खतरा। बिलों के भुगतान करने लायक नहीं बचे पैसे। जी हां, इस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है। कई विकसित देशों पर इसका असर भी दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने सोमवार यानी 1 मई को राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेतृत्व वाली मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस सरकार को चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी है। जेनेट येलेन ने चिट्ठी के माध्यम से यह जानकारी दी है कि अगले महीने की 1 जून की शुरुआत तक डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि उनके पास बिलों के भुगतान करने लायक पैसे नहीं बच पाएंगे। अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन की तरफ से चेतावनी भरी चिट्ठी मिलने के बाद जो बाइडेन ने तुरंत कांग्रेस के 4 सदस्यों के साथ मीटिंग बुलानी पड़ गई। इसके बाद से अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने समस्या से उबरने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आप भी कह रहे होंगे कि अमेरिका जैसा देश, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी जीडीपी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, वो आखिर मंदी का शिकार पड़ गया तो और देशों का क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि वाकई में हम सभी को एक भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि आज इतने बड़े मंदी के दौर में भी जहां पर बड़े बड़े देश फुस हो जा रहे हैं, हमारा भारत लगातार इकोनॉमी के रेट में, जीडीपी के रेट में ग्रो कर रहा है। ऐसे में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में, और लॉन्ग लिव मोदी जी भी कह दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपना देश आगे बढ़ता रहे उनके नेतृत्व में। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव सिर पर और अखिलेश यादव की बढ़ गई टेंशन। एमपी एमएलए के बाद अब पूर्व मंत्री भी हुए बागी। जी हां, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। अब 4 मई यानी कि गुरुवार को वोटिंग होनी है। ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बढ़ती नाराजगी। सांसद और विधायकों के बाद अब सपा सरकार में मंत्री रह चुके नेता ने भी पार्टी का विरोध करते हुए निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग और उनके विधायक बेटे जियाउर रहमान बर्ग ने निकाय चुनाव में किनारा कर लिया है। सपा उम्मीदवार से इतर दोनों नेताओं ने निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन किया है। उधर बलिया में सिकंदरपुर विधायक जियाउद्दीन रिजवी भी सपा से खफा है। सपा की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी दिनेश चौधरी के खिलाफ भीष्म यादव को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सपोर्ट कर दिया है। साथ ही साथ बता दे बड़ी खबर, जहां वादों पर सियासत की बड़ी खबर। पहले भगवान राम, अब हनुमान जी की पूजा करने वालों को बंद करना चाह रही है ये कांग्रेस। पीएम मोदी का बड़ा तंज बता दें। कर्नाटक में चुनावी समर अपने पूरे जोरों पर है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को बंद किया, अब हनुमान की पूजा करने वालों को भी बंद करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे हनुमान जी की पूजा करने वालों को बंद करने की पार्टी की कोशिश करार दिया। उन्होंने ये आरोप विजयनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान की भूमि पर आया हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हनुमान जी की भूमि पर मत्था टेकने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब मैं यहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा हूँ, तभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भगवान हनुमान को बंद करने का फैसला किया। बहरहाल इस पर आपका क्या टेक होने वाला है दोस्तों, आप क्या राय देना चाहेंगे? जिस प्रकार से बजरंग दल को लेकर, बंद करने को लेकर ऐसी बातें कही गई हैं कांग्रेस की ओर से, इस पर आपका टेक होने वाला क्या है बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर कर्नाटक में किसे मिलेगा लिंगायत और वोक्का लिगा का साथ। इस सर्वे ने भाजपा को
दी अच्छी खबर। जी हाँ, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं। इन सर्वे में चुनाव से पहले कई तरह के कयास लगाए गए हैं। चुनाव से पहले किए गए हालिया सर्वे और पोल्स के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बता दें कि राज्य में मतदान 10 मई को और मतगणना 23 मई को होगी। कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय काफी मजबूत है और चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय का वर्चस्व है। लिंगायत करीब 18% और वोक्कालिगा 16% है। लिंगायत तटीय इलाकों को छोड़कर राज्य भर में फैले हुए हैं और 120 सीटों पर उनका प्रभाव है, तो वहीं वोक्कालिगा दक्षिणी कर्नाटक में प्रभावी है। एनडीटीवी सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक लिंगायत समुदाय इस बार भी बीजेपी पर भरोसा जता रही है। सर्वे में शामिल लोगों में से 67% लिंगायतों ने कहा है कि वे भाजपा को वोट देने के इच्छुक हैं। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करते हैं, जहां क्या शरद पवार के फैसले से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ हो गया बहुत बड़ा खेला। लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा वाला झटका। जी हाँ, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अगला साल यानी 2024 काफी अहम है। अगले साल जहां देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके पहले ही मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी जिसने सबको चौंका दिया। पवार ने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला कर दिया और ये इस्तीफा इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो शरद पवार ही है जिन्होंने महाराष्ट्र में एकदम विपरीत विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। साथ ही साथ अंतिम खबर दोस्तों आपको बता दें, जहां फ्री राशन लेने वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट। सरकार ने बदला फैसला, अब मिलेगा मात्र इतना चावल। जी हां, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से राशन कार्ड पर मुफ्त में और सस्ता राशन मुहैया कराया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से गरीब मजदूरों को सहूलियत को ध्यान में रखकर राशन की दुकानों की टाइमिंग में बदलाव किया गया था। अब उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों की जरूरत को ध्यान में रखकर एक और अहम बदलाव किया है। सरकार की तरफ से किए जा रहे इस बदलाव से सफेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। राज्य की सरकार की तरफ से कार्ड धारकों को 1 किलो मडुआ यानी रागी मुफ्त देने का आदेश दिया गया है। कार्ड धारकों को मौजूदा राशन में 1 किलो चावल कम दिया जाएगा। इसके बजाय मई महीने से ही 1 किलो रागी दिया जाएगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपको अपने राज्य का भी राशन कार्ड से जुड़ी खबरें चाहिए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग किस राज्य का जानकारी चाहते हैं राशन कार्ड को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, हम उस राज्य से जुड़ी खबर लेकर आएंगे। साथ ही साथ अंतिम खबर और बहुत जरूरी खबर आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा मौसम अलर्ट के बाद स्थगित कर दी गई है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों पर बड़ी चेतावनी। बुधवार 3 मई को यात्रा पर 100% रोक के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तीर्थ यात्री को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंगलवार को सुबह 11:30 बजे के बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। मौसम ठीक होते ही ये यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में 2 और 3 मई को मौसम खराब होने के चलते तीर्थ यात्रियों के से पहले ही आग्रह किया गया था, लेकिन तीर्थ यात्री धामों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जैसे ही दोस्तों मौसम ठीक होगा सरकार इसको लेकर फिर एक बार अपडेट दे देगी। बहरहाल कब तक ये बंद है इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में ये देर तक ये सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।